नीलू महाजन ने बोतल उठाकर घूंट भरा और कमरे में बैठे व्यक्तियों को देखा जो अपने हाव भाव से खतरनाक लग रहे थे। हम और कितने दिन यहाँ पड़े रहेंगे? एक ने पूछा। जब तक धनराज खत्म नहीं हो जाता। लेकिन वो है कहाँ? दूसरे ने खींच कर कहा। बस्ती में ही है। मेरी दो गोलियां लगी उसे, एक कंधे में दूसरी टांग में। किस्मत वाला निकला, बच गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं बच सकता। वो छिपा हुआ है कहीं। ज्यादा देर वहां छिपा रहा तो गोलियों का जहर उसे खत्म कर देगा। इलाज के लिए बाहर निकला तो हमारे हाथों खत्म हो जाएगा। मरना तो उसे दोनों हालत में है ही, और हमें उसकी मौत का इंतजार करना है। जब ये तसल्ली हो जाएगी कि वो मर गया तो हम यहाँ से वापस चल पड़ेंगे। ये तो बहुत लंबा प्रोग्राम हुआ। तलाश जारी रखो। वो मिल गया तो प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। महाजन ने विस्की का घूंट भरकर बोला। बैठे बैठे बोरियत हो रही है। इस काम में मन नहीं लग रहा। तो रोका किसने? चला जा। महाजन मुस्कुराया। वो ₹1,00,000? वो तभी तेरे को दूंगा जब धनराज खत्म होगा, और तब तक तेरे को साथ रहना होगा। नीलू महाजन कड़वे स्वर में बोला। नहीं तो किस बात का दे दूं तेरे को ₹1,00,000? वो व्यक्ति बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। महाजन ने दूसरे व्यक्ति को देखा। उन लोगों से पूछते रहो जिन्हें पैसा देकर धनराज की तलाश में लगा रखा है। क्या कर देखा वो ठीक से ड्यूटी दे रहे हैं या नहीं? कहीं रात के वक्त पी पा के लुढ़के ना पड़े हों। अभी फेरा लगा के आता हूं। कहने के साथ ही वो उठा और बाहर निकल गया। महाजन ने बोतल उठाकर घूंट भरा। समझ में नहीं आता कि आखिर धनराज गया कहाँ। महाजन ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कह उठा। वो बस्ती में ही किसी के यहाँ छिपा पड़ा है। महाजन के शब्दों में विश्वास का भाव था। और यही मालूम नहीं पड़ रहा कि वो किसके यहाँ है। बिना किसी की सहायता के घायल हालत में गुजारा नहीं कर सकता वो। तो फिर बस्ती का एक एक घर देख लेते हैं, कहीं तो वो मिलेगा। नीलू महाजन ने डंडा मारने वाले अंदाज में से देखा। बेमौत मरना है क्या? क्या मतलब? उल्लू के पट्टे। महाजन घूंट भरकर तीखे स्वर में बोला। तेरे घर में कोई झांके तो तू क्या करेगा? मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। तो फिर तेरा सिर दूसरा क्यों नहीं फोड़ेगा? बहुत सोना है। सोना? सुंदर, न्यारा, खूबसूरत। वो मुंह बनाकर रह गया। चिंता मत कर। घूंट भरकर महाजन उंगली से बोतल ठकठकाता हुआ बोला। धनराज कहीं नहीं जाने वाला। वो मिलेगा। जिंदा मिलेगा, नहीं तो कहीं मरा पड़ा मिलेगा। भगवान जाने कितने दिन से यहाँ पड़े हैं। मौत के खेल में बाजी तभी जीती जाती है जब ठंडे दिमाग से काम ले। हड़बड़ाने से काम बिगड़ जाता है। नीलू महाजन अपने दो आदमियों के साथ बस्ती के एक मकान में किराए पे अपने दोनों आदमियों के साथ बस्ती के एक मकान में 2 कमरे लेकर रह रहा था। यूं तो ये यहाँ घर किराए पर देने का रिवाज नहीं है, लेकिन महाजन ने नोटों को मोटे करके हाथ पर रखा तो काम बन गया। 24 घंटों में 18 घंटे बस्ती में धनराज को तलाश किया जाता है। खाली हाथ हाथ खाली हाथ वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं था। धनराज को खत्म करने का सौदा मोटी रकम में तय हुआ था, और मोटी रकमों की ताक में रहना तो महाजन की पुरानी आदत थी। नीलू महाजन को पूरा विश्वास था कि धनराज बस्ती में ही है। वो घायल है और किसी के घर पनाह लिए हुए है। वो भी देखना चाहता था कि धनराज कब तक ऐसी हालत में रहता है। कभी तो बाहर आएगा ही, और तब आसानी से उसका शिकार कर लेंगे। भूख लगी है। उसने महाजन को देखा। क्या? भूख लगी है? तो? महाजन ने उसे घूरा।
तेरे बदले मैं खाना खाया हूं? मेरा मतलब है तुम्हें भी भूख लगी हो तो चलते हैं खाने। वो उठता हुआ बोला। मैंने अभी नहीं खाना। बाहर जा रहा हो तो आसपास भी नजर रखना, शायद धनराज की कोई खबर मिले। वो व्यक्ति बाहर निकल गया। अगला दृश्य। आधी रात का वक्त हो रहा था। वो धनराज की तलाश के पश्चात के टूटे कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंचे थे। यहाँ होटल वगैरह तो था नहीं, और उसके घर में नोट देकर खाना तैयार करवा लेते थे। 100 रुपए के खाने के 600 मिलते थे, तो बनाने वाले को क्या दिक्कत थी। महाजन को पूरा विश्वास था कि जल्दी ही धनराज कहीं मिलेगा। घायल हालत में वो बिना इलाज के इतनी देर छिपा नहीं रह सकता। बोतल उठाकर उसने तगड़ा घूंट भरा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। महाजन की गर्दन घूमी। दूसरे ही पल ठगा सा रह गया। आसमान भी गिरता तो इतनी हैरत न होती जितनी कि सामने खड़े देवराज चौहान को देखकर हुई। देवराज चौहान आगे बढ़ा और पास पहुंचकर महाजन की कमीज का कॉलर पकड़कर उठाया। महाजन ने कोई आनाकानी नहीं की, हैरानी में डूबा खड़ा हो गया। देवराज चौहान? महाजन के होठों से गहरी सांस निकली। जल्दी से अपनी हालत पर काबू पाता हुआ मुस्कुरा कर कह उठा। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। कैसे हो? मेरे लायक कोई सेवा? देवराज चौहान होंठ भींचे महाजन को देखता रहा। यार, मुझ पर क्यों नाराज होते हो? महाजन ने पहले वाले स्वर में कहा। मेरी तुम्हारी दुश्मनी तो है नहीं। वो बेबी है ना, मोना चौधरी, वही उसका झगड़ा तुमसे हो गया था। मेरे पास आई, कहने लगी महाजन ऐसी ऐसी बात है, करना है तुम्हें कुछ, बस मेरे पीछे रहना। साथ में दो चार को देखकर देवराज चौहान घबरा कर भाग जाएगा। मैं तो पीछे ही रहा था। तुम ही कहो, मैंने तुम पर हाथ उठाया? नहीं। तुम पर गोली चलाई? नहीं। मैं तो मुफ्त में बेबी के साथ हो गया। इसी बहाने कुछ नोट माल रोकड़ा भी बेबी से झाड़ लूंगा। मेरी तो न कभी तुमसे कोई दुश्मनी थी और न अब है। कह चुके। देवराज चौहान के दांत भिज गए। यार, देवराज चौहान, महाजन ने जल्दी से कहा, मोहरों को पीटने से क्या फायदा? गुस्सा उतारना है तो बेबी पर उतार, जो तेरे गुस्से का जवाब भी दे सके। तेरे मुकाबले में मैं ठहरा कमजोर आदमी। कह चुके। देवराज चौहान का स्वर बेहद कठोर हो गया था। हाँ। देवराज चौहान के प्रति सतर्क महाजन ने गहरी सांस ली। वैसे तो मुझे पहले भी कुछ नहीं कहना था। तुम ही यहाँ आए हो तो मुझे कहना पड़ा कि गुस्से में मेरे हाथ पांव या गर्दन मत तोड़ देना। देवराज चौहान ने महाजन को एक तरफ किया और सिगरेट सुलगाई। उसे समझने वाली गहरी निगाहों से देखते हुए महाजन ने बोतल में से घूंट भरा। कच लेकर देवराज चौहान ने महाजन को देखा। धनराज को क्यों तलाश कर रहे हो? धनराज? महाजन को अपने पांव के नीचे से जमीन निकलती सी महसूस हुई। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि देवराज चौहान के मुंह से धनराज का नाम सुनेगा। जवाब दो। महाजन ने जल्दी से खुद को संभाला। उसकी जान लेने के लिए। अब महाजन इतना तो समझ ही गया कि मामला ये नहीं है जो उसने समझा था। क्यों? धंधा? मेरा तो धंधा ही ऐसा है। नोट दो, काम लो। महाजन ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। अपना सामान समेटो और यहां से चलते बनो। सुना है तुम तीन हो, उन्हें भी साथ ले लेना। महाजन की आंखें सिकुड़ी। क्यों? धनराज के मामले में देवराज चौहान का दखल महाजन की समझ से बाहर था। क्योंकि अब धनराज के सामने मैं खड़ा हूं। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मैं चाहता तो तुम्हें शूट करके जा सकता था, कोई मुझे रोकने वाला नहीं। लेकिन पहले मैंने समझाना ठीक समझा। ठीक किया। महाजन ने गहरी सांस ली। लेकिन तुम जो काम कह रहे हो वो मुश्किल काम है।
देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता की एक और परत आ गई। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि धनराज को खत्म करने की बहुत बड़ी कीमत मिल रही है। कितने? 1 करोड़। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। कौन दे रहा है? गंगाराम मुल्तानी। महाजन ने घूंट भरकर गंभीर स्वर में कहा। एक की जान लेने का 1 करोड़ बहुत होता है। अगर धनराज तुम्हारे पास है तो उसे खत्म करो और चलकर गंगाराम से 1 करोड़ ले लेते हैं। आधा आधा कर लेंगे। काम कुछ नहीं और माल ही माल। क्यों दे रहा है वो इतनी बड़ी रकम, वो भी एक जान के लिए? देवराज चौहान मुस्कुराया। महाजन की आंखों में सिकुड़न पैदा हुई। क्यों, क्या होता है? महाजन ने अजीब से स्वर में कहा। धनराज की हत्या करने के लिए इतनी बड़ी रकम दे रहा है क्योंकि धनराज ने उसकी बेटी का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है। हत्या? हाँ, उसकी बेटी सोनिया की हत्या। तो जाहिर है अपनी बेटी की हत्या का वो बदला तो लेगा ही। हस्ती है गंगाराम मुल्तानी। वो कोई आम इंसान तो है नहीं जो जवान बेटी की मौत का बोझ सीने पर लिए जिंदगी बिता देगा। और ऐसे लोगों के सीने का बोझ हल्का करने के लिए हम लोग हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि गंगाराम की बेटी को धनराज ने उठाया है? गंगाराम मुल्तानी ने कहा। और ये भी उसने कहा कि धनराज ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है, इसलिए उसे खत्म करो। हाँ। गंगाराम मुल्तानी ने इस सिलसिले में तुमसे कब बात की? जब उसकी बेटी का अपहरण हुआ उसके दूसरे ही दिन मुझे बुलावा भेजा। दूसरे दिन? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जबकि 18वें दिन तो गंगाराम मुल्तानी ने उसकी तरफ इशारा करके कहा था कि उसने उसकी बेटी को उठाया है। इसका मतलब उसने झूठ कहा। धनराज की हत्या के लिए वो महाजन को पहले से ही लगा चुका था। फिर सारा दोष उसके सिर थोपने की कोशिश क्यों की? ऐसा करके गंगाराम मुल्तानी क्या करना चाहता था? महाजन की यह बात उसे निर्दोष साबित कर सकती थी, लेकिन सोचने की बात तो यह थी कि क्या वानखेड़े महाजन की बात पर विश्वास करेगा। क्या सोचने लगे? एकाएक महाजन मुस्कुराया। हो जाए करोड़ का आधा आधा। धनराज तुम्हारे पास है और करोड़ देने वाली पार्टी मेरे पास। सौदा बुरा नहीं है देवराज चौहान। देवराज चौहान ने सोच भरे ढंग से कश लिया। महाजन को लगा देवराज चौहान तैयार हो रहा है। बोतल उठाकर उसने घूंट भरा। तुम गंगाराम मुल्तानी की इस बात पर विश्वास करते हो कि धनराज ने सोनिया की हत्या कर दी है? वो झूठ क्यों बोलेगा? अगर बोले तो? देवराज चौहान ने महाजन पर निगाह मारी। 2 पल की सोच के बाद महाजन ने सिर हिलाया। भाड़ में जाए। झूठ बोलता है तो बोलता रहे, मुझे तो 1 करोड़ से मतलब है। महाजन हंसा। लेकिन इस मामले में मुझे दौलत से मतलब नहीं है। क्या? मामूली सी बात के लिए 1 करोड़ छोड़ रहे हो? महाजन की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें यह कहकर धनराज की हत्या के लिए लगा दिया गंगाराम मुल्तानी ने कि उसकी बेटी का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है, इसलिए उसे खत्म कर दो। और इस बात से कई दिन बाद उसने इंस्पेक्टर वानखेड़े के सामने मुझ पर उंगली उठा दी कि मैंने उसकी बेटी का अपहरण किया है। यह क्या बात हुई? गंगाराम मुल्तानी जैसा इंसान जो अरबपति है, इतना बेवकूफ तो नहीं कि कोई बात खामखा करे। मेरी तरफ उसने जो बिना वजह उंगली उठाई है, उसके बारे में क्या कहोगे? महाजन देवराज चौहान को देखता रहा। बोलता भी भला क्या। इस बात से जाहिर है कि गंगाराम मुल्तानी कोई गहरा खेल खेल रहा है। दो तरफा खेल। एक तरफ के खेल की डोरी तुम्हारे हाथ में थमा दी और दूसरी तरफ की डोरी मेरी कलाई पर बांध दी। ठीक है, मानी तुम्हारी बात, महाजन ने कहा। लेकिन यह तो साफ जाहिर है कि धनराज ने उसकी बेटी का अपहरण करके उसकी हत्या कर। नहीं, उसकी बेटी सोनिया अभी भी जिंदा है। क्या?
हाँ, और पहले तो मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा था, लेकिन अब तुम नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे। देवराज चौहान ने महाजन के चेहरे पर नजरें टिकाई। जबरदस्ती? प्यार से। नहीं तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे और वक्त आने पर तुम्हें वानखेड़े के सामने करूंगा, ताकि तुम उसे बता सको कि गंगाराम मुल्तानी पहले से ही जानता था कि उसकी बेटी का अपहरण धनराज ने किया है, और धनराज की हत्या के लिए भी तुम्हें रवाना कर चुका था। इस पर भी उसने बाद में मुझ पर उंगली उठा दी कि मैंने उसकी बेटी का अपहरण किया है। देवराज चौहान ने होंठ भींच कर कहा। उठाने दो उंगली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे दूसरों के पापों के बोझ अपने कंधे पर लेने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे पहले से ही मेरे कंधों पर बहुत बोझ है। महाजन देवराज चौहान को देखता रहा। बोलो, मेरे साथ रहोगे या जबरदस्ती वाला काम करूं? तुम्हारे साथ रहने का मतलब है 1 करोड़ हाथ से जाना, और मेरे साथ ना रहने का मतलब है जान से जाना। अगर बेबी को मालूम हो गया कि तुम मुझे धमकी। मोना चौधरी का जिक्र मेरे सामने मत करो। जब वो सामने आएगी तो देखा जाएगा। इस समय तुम्हारी बात हो रही है। मेरी बात मानते हो तो बोलो। धनराज तुम्हारे पास है तो फिर मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। महाजन ने गहरी सांस लेकर कहा और घूंट भरा। तुम्हारे साथ 2 आदमी हैं? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। उन्हें यहां से वापस भेज दो। महाजन ने सोच भरे अंदाज में सहमति में सिर हिलाया। और अपने दिमाग से धनराज की हत्या की बात हर हाल में निकाल देना। इस मामले में अब तुमने जरा भी गलती की तो तुम मरोगे, धनराज नहीं। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी आ गई थी। महाजन जानता था कि देवराज चौहान के खिलाफ जाना मौत को दावत देना है। मोना चौधरी साथ होती तो देवराज चौहान से आसानी से टक्कर ली जा सकती थी। इस वक्त हालात दूसरे थे। इनकार करके वो मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। मारने आया है वो धनराज को, और कहीं अपनी ही लाश इधर उधर न बिखरी पड़ी हो। यानी कि देवराज चौहान की हाँ में हाँ मिलाने में ही भलाई है। मैं दिन में आकर मिलूंगा तुमसे। महाजन ने सिर हिला दिया। भाग मत जाना। देवराज चौहान ने चेतावनी भरे स्वर में उससे कहा। मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर वानखेड़े के सामने पेश करना है। तुम्हारी बात से वानखेड़े समझेगा कि गंगाराम मुल्तानी किसी और ही फेर में है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तुम आओगे मैं यहीं मिलूंगा। देवराज चौहान वहां से चला गया। नीलू महाजन सोचों में डूबा रहा घंटों भर। उसे मोना चौधरी की याद आ रही थी, जो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में रहती थी कि देवराज चौहान से टकराव का कोई कारण मिल सके। और ये एक जायज कारण था कि देवराज चौहान उसके साथी पर दबाव डालकर अपना काम निकाल रहा है। परंतु इस वक्त वो ऐसी जगह पर था कि मोना चौधरी को हालातों की जानकारी नहीं दे सकता था। नीलू महाजन के दोनों साथी आए। तुम दोनों अपना बिस्तर गोल करो और दिन निकलने के साथ ही चले जाना, महाजन ने कहा। क्यों? क्यों क्या होता है? मैं कह रहा हूं। महाजन ने उसे घूरा। लेकिन वो धनराज। धनराज को छोड़ो, ये मामला खत्म ही समझो। ये कैसे हो सकता है? दूसरा बोला। हम 2 हफ्तों से यहां बैठे हैं। जाएगा कहां धनराज? खाली हाथ वापस गए तो हमें तुम 1-1 लाख नहीं दोगे? इतने दिन मुंबई में रहते तो कुछ कमा ही लेते। ये मामला खत्म हो चुका है, महाजन ने घूंट भरकर कहा। अब धनराज को कुछ नहीं कहना है। तुम लोग सुबह मुंबई जाओ। वहां पहुंचकर तुम दोनों को 6-6 हजार दे दूंगा। 6 हजार? बस? तो क्या मेरी जान लोगे? महाजन उखड़े स्वर में कह उठा। तुम्हारी जान लेकर हमने आता 6 हजार भी गंवाना है क्या? तुम हमें 25-25 दे देना। पागल हो गए हो क्या? महाजन खा जाने वाले स्वर में बोला। 6-6 हजार भी मैं अपने पल्ले से दूंगा।
इस काम से मेरी कमाई नहीं हुई। आने जाने का खर्चा भी तो मेरे सिर पर ही है। मेरा नुकसान नहीं देखते हो क्या? सुबह निकलो यहाँ से, बाकी बातें मुंबई में करना। तुम साथ नहीं चलोगे क्या? नहीं। महाजन बात समाप्त करने वाले लहजे में बोला, मुझे कहीं और जाना है, बाद में आऊंगा। बस्ती के जिन लोगों को धनराज को ढूंढने का काम दे रखा है उनसे भी कह दो कि अब हमें धनराज की जरूरत नहीं है। सारा मामला खत्म। अगला दृश्य। देवराज चौहान वहां से निकलकर कुछ ही आगे गया था कि रात के सन्नाटे में मध्यम से कदमों की आवाज कानों में पड़ी। स्पष्ट था कि कोई पीछे आ रहा था। देवराज चौहान फौरन घूमा। हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगी। 20-30 कदमों की दूरी पर पीछे आने वाला इंसान भी ठिठक गया। देवराज चौहान उसे देखता रहा। अंधेरे में उसका आकार प्रकार बता रहा था कि इस इंसान से वो मिल चुका है, परंतु अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा स्पष्ट नहीं देख पा रहा था। हाथ ऊपर कर लो, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, कोई शरारत मत करना। तुम क्यों तकलीफ करते हो? मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। देवराज चौहान के होंठ अजीब से अंदाज में सिकुड़ गए। आवाज हंसराज की थी। उसके देखते ही देखते हंसराज आगे बढ़ा और पास आ गया। तुम? देवराज चौहान की आवाज में उलझन थी। हैरान हो रहे हो क्या? हंसराज की आवाज में मुस्कान थी। तुम्हें पीछे लगा पाकर हैरान होने की तो बात ही है। देवराज चौहान ने अभी तक रिवॉल्वर थाम रखी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हंसराज ने लापरवाही से कहा। हैरान मत हो। दरअसल तुमने सोमा के हाथों मेरी जान बचाई थी। इस बात को मैं नहीं भूल सकता। हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरे पीछे रहकर एहसानमंद होने की वजह? निगाह हंसराज पर ही टिकी थी। तुम जो भी कर रहे हो उसमें कभी भी तुम्हारी जान को भारी खतरा हो सकता है। जैसे कि एक बार तुम्हें सोमा ने घेरा था तो मैंने उन्हें निशाना बनाया। यहाँ के माहौल को तुम नहीं जानते। वैसा वक्त कभी भी आ सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी जान बचाने वाला किसी भी स्थिति में अपनी जान गंवा बैठे। जब तक तुम इस बस्ती में या केशवपुरम में हो, सहायता के तौर पर मैं तुम पर नजर रखूंगा। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। मतलब कि तुम शुरू से ही मेरे पीछे हो? हाँ। तुम कभी भी मेरी निगाहों से उछल नहीं रहे। कभी पास रहे तो कभी दूर, लेकिन मेरी नजरों में ही रहे। फिर तो तुम्हारी सतर्कता की तारीफ करूंगा कि मुझे नहीं मालूम हो सका कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। अब तुम अपना काम करो, मैं खुद को संभाल लूंगा। मालूम है मुझे, देख चुका हूं तुम अच्छे लड़ाके हो, लेकिन बुरे वक्त का पता नहीं चलता। इसलिए मेरा फर्ज है, जब तक तुम इन इन इलाकों में रहो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं आसपास ही हाजिर रहूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर नजर रखे। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया था। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे से छिपाने के लिए हो। दलेर सिंह और उसका परिवार तुम्हारी और धनराज की सहायता कर रहा है, मैं जानता हूं। धनराज कहाँ छिपा है मुझे मालूम है। जो लोग धनराज को ढूंढ रहे हैं उनसे तुम अभी मिलकर आ रहे हो। मुझे इस बात से वास्ता नहीं कि तुम क्या करते हो। जो भी करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। इसलिए हूं कि तुमने मेरी जान बचाई है। ऐसे में तुम्हारी जान को किसी तरह का खतरा आए तो मैं जाने का उधार चुका सकूं। देवराज चौहान कई पल उसे घूरता रहा। क्यों वक्त खराब कर रहे हो? अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। हंसराज ने हंसकर कहा, मैं नहीं चाहता तुम मेरे पीछे। इतना एहसान फरामोश नहीं हो कि तुम्हें इस तरह खतरे में छोड़कर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। ये जान लो, जब तक तुम केशवपुरम की सीमा से जब तुम केशवपुरम की सीमा से निकल जाओगे तो मैं समझूंगा मेरा फर्ज पूरा हो गया। देवराज चौहान के समझ में आ गया कि ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। इतना वक्त नहीं था कि उसे समझाया जाए और सख्ती करना भी ठीक नहीं था। देवराज चौहान बिना कुछ कहे पलटा और आगे बढ़ता चला गया।
20-30 कदम आगे जाकर बिना रुके गर्दन घुमा कर देखा। हंसराज अपनी जगह पर खड़ा था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली और पास की गली में मुड़कर हंसराज की निगाहों से ओझल हो गया। हंसराज पीछे था। अब ये बात भी देवराज चौहान के मस्तिष्क के कोने में घुस चुकी थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान खंडहरों में धनराज के पास पहुंचा। उसे पहचान कर धनराज के पास रखी लॉलटेन रोशन कर ली। मध्यम सी रोशनी दोनों के मध्यम सी रोशनी में दोनों के चेहरे चमक उठे। धनराज के चेहरे पर सवालिया भाव आ गए थे। अब तुम बस्ती जाकर आराम से जख्मों का ठीक इलाज करा सकते हो, देवराज चौहान ने कहा। वो वो तीनों जो मेरी जान लेना। अब कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं करेगा। सब ठीक कर दिया मैंने। साफ साफ बताओ क्या हुआ। धनराज हर बात के प्रति सतर्क था। जो तुम्हारी जान लेना चाहते थे वो मुझे जानते थे। मामला आसानी से निपट गया है। वो यहां से जा रहे हैं और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पक्का कह रहे हो? मुझ पर विश्वास करो। हर बात में शक डालोगे तो हालात नहीं सुधरेंगे। धनराज कई पलों तक खामोश रहा। अब क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूं सारी बात कि क्या हुआ, धनराज ने गंभीर स्वर में कहा। अब मैं इस भागदौड़ से थक चुका हूं। सब कुछ जानकर तुम जो ठीक समझो करना। इस मामले से मैं अब दूर हो जाना चाहता हूं। ये बात भी हो जाएगी। पहले तुम बस्ती चलो और अपना इलाज करवाओ। मैं मैं तो हिलने के भी काबिल नहीं हूं, धनराज दुख भरे स्वर में कह उठा। अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें कंधे पर डालकर बस्ती ले ले चलता हूं। देवराज चौहान ने धनराज को कंधे पर लादा और खंडरों से निकालकर बस्ती की तरफ चल पड़ा। धनराज का शरीर हिलने की वजह से पीड़ा से भर उठा। होंठों से पीड़ा भरी कराहें निकल रही थी। दलेर सिंह के घर पहुंचकर देवराज चौहान ने धनराज को बिस्तर पर लेटाया। धनराज को यहां लाने की वजह से दलेर, उसकी पत्नी और बेटी हड़बड़ा गए थे। ये तुमने क्या किया? दलेर सिंह बोला। जो लोग इसे तलाश कर रहे हैं। अब इसे कोई तलाश नहीं कर रहा, देवराज चौहान ने कहा। इसकी देखभाल करो। बस्ती के वैद्य को फौरन बुलाओ। इसकी अच्छी तरह इसका अच्छी तरह इलाज होना चाहिए। मतलब कि कोई खतरा नहीं? नहीं। मैं अभी वैद्य को लेकर आता हूं। उसके हाथों में जादू है, वो इसे ठीक कर देगा। वो रात देवराज चौहान ने दलेर सिंह के घर ही बिताई। 4-6 घंटे की नींद ले ली थी। आंखें खुली तो सीधा धनराज के पास पहुंचा। धनराज की अब मुनासिब ढंग से दवा दारू हो चुकी थी। वो नींद में था और देखने पर पहले से बेहतर लग रहा था। कमरे से बाहर निकला तो दलेर सिंह मिला। वैद्य कहता है वो ठीक हो जाएगा, दलेर सिंह ने कहा। उसके जिस्म की गोलियां तो मैंने कब की निकाल दी थी, लेकिन जख्म बिगड़े हुए थे। वैद्य बोलता है 15 दिन तो लग जाएंगे ठीक होने में। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। एक बात की हैरानी है कि बस्ती में अब कोई धनराज को तलाश नहीं कर रहा, दलेर सिंह बोला। अब किसी को इसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि तुमने रात रात में सब कुछ ठीक कर दिया? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। आधे घंटे में देवराज चौहान नहा धोकर तैयार हुआ। नाश्ता किया। तब तक धनराज की भी आंख खुल गई थी। नींद से जागने की खबर पाकर देवराज चौहान उसके पास पहुंचा। अब तबीयत कैसी है? कुर्सी पास में खींचकर देवराज चौहान बैठता हुआ बोला। अच्छी है, ठीक है। धनराज के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान उभरी। तुम्हारी वजह से हालात कुछ ठीक हुए। वैद्य का कहना है कि तुम्हें ठीक होने में 15 दिन लगेंगे। कोई बात नहीं। जहां इतने दिन बीत गए, 15 दिन भी गुजर जाएंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई।
मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो। तभी दलेर सिंह ने भीतर प्रवेश किया। कुछ खा लो, उसके बाद दवा लेनी है, उसने धनराज से कहा। आधे घंटे बाद धनराज ने कहा। दलेर सिंह चला गया। देवराज चौहान की नजरें धनराज पर टिकी थी। तुम अभी तक अंधेरे में हो, इसलिए ये मामला पूरी तरह नहीं समझ रहे। वही तो मैं समझना चाहता हूं। देवराज चौहान ने कस लिया। मेरा धंधा है अपहरण करना, फिर मोटी रकम लेकर मैं पार्टी को छोड़ देता हूं। अगर फिरौती नहीं मिलती, जो कि 25 में से एक आध बार ही होता है, ऐसी स्थिति में अपहरण किए व्यक्ति को बेहोश करके छोड़ देता हूं और अगले शिकार की तलाश में लग जाता हूं। धनराज धीमे स्वर में कह रहा था। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें फिरौती की रकम ना मिले तो वो अपहरण किए व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। देवराज चौहान उसका कहा एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा था। एक दिन मुझे एक व्यक्ति बुलाने आया। बोला 20 लाख मिलेंगे, किसी को उठाना है। पूछने पर उसने कहा कि कोई ये काम करवाना चाहता है। मेरे कहने पर उसने उस व्यक्ति से मिलवाया जो अपहरण करवाना चाहता था। मतलब है कि जिससे मैं मिला वो गंगाराम मुल्तानी था। गंगाराम? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तुम्हारा मतलब कि गंगाराम मुल्तानी ने सोनिया का अपहरण करवाया? हाँ। देवराज चौहान उलझन भरी निगाहों से धनराज को देखता रह गया। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बात पर एकदम विश्वास नहीं आएगा। धनराज शांत भाव से मुस्कुराया। लेकिन आ जाएगा, मेरी बात सुनते रहो। तब मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी का ही अपहरण करवाना चाहता है। मामला मेरी समझ में नहीं आया कि वो अपनी बेटी का अपहरण क्यों करवाना चाहता है। पूछने पर गंगाराम बोला कि सोनिया गलत लड़के के चक्कर में फंस गई है। वो लड़का दौलत के लालच में उससे शादी करना चाहता है। ये सब करके मैं सोनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि दौलत के लालच में उस लड़के ने उसका अपहरण किया है और अब वो मोटी रकम मांग रहा है। मैंने सब इंतजाम कर रखा है, मेरा ड्रामा पूरी तरह कामयाब होगा। तुम सिर्फ उसका अपहरण कर लो। मुझे लगा कि ये सब बाप बेटी का आपसी झगड़ा है और उस नकली अपहरण को करने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई। गंगाराम के पास बेशुमार दौलत है, ये देखते हुए मैंने थोड़ी आनाकानी की। वो मुझे 20 दे रहा था, रकम बढ़कर 40 हो गई। धनराज कहते कहते रुका। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। गंगाराम मुल्तानी ने कहा कि जब वो सोनिया के साथ कार में जा रहा होगा तब उसका अपहरण करना। मतलब कि चोरी छिपे की अपेक्षा वो चाहता था कि लोग गवाह बने कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। मुझे क्या एतराज था? 40 लाख मिल रहा था, मैंने ऐसा ही किया। सोनिया का अपहरण कर लिया। रास्ते में कुछ लोगों ने मुझसे सोनिया को छीनने का प्रयत्न किया, जिनके बारे में दलेर सिंह से मालूम हो गया है कि वो हरकत शीतल की गद्दारी की वजह से हुई थी। बहरहाल वो लोग कामयाब नहीं हो सके और सोनिया को अपहरण के बाद मैं वहां ले गया जहां गंगाराम ने मुझे पहुंचने को कहा था। मैं वहां पहुंचा तो दो सड़क छाप बदमाशों को मौजूद पाया। मैं उन्हें जाती तौर पर जानता था कि 2-4 हजार रुपए लेकर किसी का भी गला काट सकते थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वो वहां क्या कर रहे हैं। तभी मैंने वहां गंगाराम मुल्तानी को भी देखा। तयशुदा बात मुताबिक जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। तय तो ये था कि मैंने सोनिया के साथ इस तरह बातें करनी थी कि उसे लगे कि मैं उसके आशिक का आदमी हूं और उसके कहने पर ही मैंने उसका अपहरण किया है। अपने पिता को वहां देखकर सोनिया भी हैरान हुई। इससे पहले कि मैं मामला समझता, गंगाराम ने रिवॉल्वर निकाली और सोनिया पर फायर कर दिया। यह होते देख मैंने सोनिया को धक्का दिया। वो बच गई। गोली उसे नहीं लगी। गंगाराम को मेरी हरकत पर गुस्सा गंगाराम मेरी हरकत पर गुस्सा हुआ और मुझे वार्निंग दी कि मामले के बीच में ना हो। मेरा काम खत्म हो गया है, अभी 40 लाख मिल जाएंगे। देवराज चौहान सब कुछ सुनता रहा।
धनराज का कहना जारी था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि जिसका अपहरण मैंने किया है उसकी हत्या कर दी जाए। इल्जाम मेरे सिर लगता, और यही बात गंगाराम चाहता था। जैसे तैसे हालातों का मुकाबला करते हुए मैं सोनिया को वहां से लेकर निकल भागा। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। हालात अब ठीक नहीं रहे थे। मुझे खुद को भी बचाना था और सोनिया को भी। मैं जानता था कि गंगाराम अपने पैसे के दम पर मेरे को भी नहीं छोड़ने वाला। पूरे शहर में सुरक्षित सुरक्षित जगह एक ही थी छिपने की, और वो था मेरा घर, जहां मेरी माँ रहती थी। और मेरे घर के बारे में कोई नहीं जानता। मैंने इसलिए किसी को नहीं बताया कि किसी तरह की दुश्मनी की वजह से कोई मेरी माँ की जान न ले ले। सोनिया को लेकर मैं घर पर माँ के पास पहुंचा। मैं जानता था कि वहां तक किसी का पहुंच पाना आसान नहीं है। सोनिया भी घबराई हुई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तब मैंने उसे बताया कि उसके बाप के कहने पर ही मैंने उसका अपहरण किया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। जैसे तैसे मैंने सोनिया की घबराहट कम की। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं सोनिया का क्या करूं। उसे जाने के लिए कहता तो उसकी जान खतरे में पड़ती, और अपने पास आखिर कब तक रखता। अगले दिन सुबह का अखबार देखा तो सोनिया के अपहरण की खबर छपी थी। स्पष्ट तौर पर मेरा हुलिया दिया गया था। गंगाराम ने जाने क्यों मेरा नाम नहीं बताया था पुलिस को। शायद इसलिए कि मैं ये ना कहूं कि ये अपहरण मैंने गंगाराम के कहने पर किया है। और सोनिया भी तो इस बारे में गवाही दे सकती थी कि अपहरण के बाद उसके पिता ने उसकी जान लेने की कोशिश की। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे हुए थे। ज्यादा खबर पाने के लिए मैं बाहर गया तो भीतरी तौर पर मुझे मालूम हुआ कि गंगाराम ने मेरी हत्या करवाने के लिए महाजन नाम के किसी आदमी से 1 करोड़ में सौदा किया है। ऐसे में मैं समझ गया कि गंगाराम सोनिया से ज्यादा मुझे अपने लिए खतरा समझ रहा है। उसका ख्याल होगा कि सोनिया तो देर सवेर में मिल ही जाएगी, पहले मुझे खत्म कर दिया जाए। ऐसी हालत में मैं सोनिया को लेकर पुलिस में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं गंगाराम मुल्तानी की पुलिस में हर जगह पहुंच है। एक दिन और मैंने अपने घर पर बिताया। सोनिया को सारे हालातों से वाकिफ करा दिया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि कुछ दिन के लिए सोनिया को माँ के पास छोड़ दूं और खुद शहर से निकल जाऊं। जब मामला ठंडा होगा तो तब तक कोई रास्ता भी निकल आएगा कि क्या करना है। सोनिया मेरे घर पर रहने में ही अपनी भलाई समझ रही थी। मैं सोनिया और माँ को समझाकर चल पड़ा। रास्ते में एक दो जगह अपनी पहचान वालों से मिलने के लिए कुछ देर रुका। बस यही मुझसे गलती हो गई। वहीं कहीं से मेरी जान लेने वाले मेरे पीछे लग गए। मैं भागता रहा, जिधर रास्ता मिलता रहा। कई बार उनके निशाने पर भी पहुंचा। आखिरकार यहाँ पहुंच गया। कैसे पहुंचा नहीं जानता। किस रास्ते से आया नहीं बता सकता। घायल था, बुरी हालत में था। दलेर सिंह मेरी सहायता न करता तो वो लोग कब की मेरी जान ले चुके होते। देवराज चौहान सोच भरी निगाहों से धनराज को देखता रहा। धनराज आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। कुछ पल बाद धनराज ने आंखें खोली और देवराज चौहान को देखकर बोला, अब सारी बात तुम्हारे सामने है, तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया। अगर तुम्हारी आत्मा मानती है तो सोनिया को उसके पिता के हवाले कर दो। इस मामले में अब मेरा मुंह और आंखें बंद रहेंगी। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो? देवराज चौहान ने पूछा। मैं यही हूं, कहीं आने जाने की स्थिति में नहीं हूं। तुमने कहा था कि अभी ठीक होने में 15 दिन लगेंगे। 15 के 25 ही लगे समझो। मुंबई हो आओ, अपने तरीके से पूछताछ कर लेना। अगर कहीं भी तुम्हें लगे कि मैंने झूठ कहा है तो आ जाना। मैं यहीं पर तुम्हारे हाथों मौत का इंतजार करूंगा। तुम्हें ये लगे कि इस बीच मैं कहीं भाग जाऊंगा तो दलेर सिंह से कह दो कि वो मुझे बांध कर रखेगा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मैं ये सब बातें तुम्हें किसी दबाव या डर स- मैंने ये सब बातें तुम्हें किसी दबाव या डर से नहीं बताई, अपनी इच्छा से बताई हैं। इन सब हालातों से मैं तंग आ चुका हूं। मैं चाहता हूं ये मामला निपटे। वो सारी दौलत गंगाराम की है, देवराज चौहान ने कहा।
अपनी बेटी से उसे किसी तरह का लालच नहीं। फिर वो क्यों उसकी जान लेना चाहेगा? क्या फायदा? इस बात का जवाब मेरे पास होता तो तुम्हें बता चुका होता। अब ये सब बातें तुम्हें ही जाननी है, या फिर यूं समझो कि बाकी का मामला तुम्हें सौंप कर अलग हो रहा हूं। सुना है तुम गैर कानूनी काम तो करते हो लेकिन झूठ पसंद नहीं करते। अगर ये सच है तो ये सब तुम देखो, सोनिया की जिंदगी बचाओ। मुंबई में तुम्हारा घर कहाँ है? घर का पता? धनराज ने पता बताया और बोला, वहां से कहना मैं ठीक हूं, जल्दी वापस आ रहा हूं। धनराज ने भारी स्वर में कहकर आंखें बंद कर ली। तभी दलेर सिंह भीतर आया। नाश्ता करके दवा ले धनराज। धनराज ने आंखें खोली, दलेर सिंह को देखा। ले आओ नाश्ता। धनराज का सोचों में डूबा स्वर, धीमा स्वर आया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। अगला दृश्य। महाजन ने कार आगे बढ़ा दी। कार धीरे धीरे बस्ती से बाहर निकलने लगी। मेरे ख्याल में तो बस्ती से केशवपुरम तक कार जाने का रास्ता नहीं है, देवराज चौहान बोला। ठीक कहते हो, महाजन बोला, लेकिन एक घुमावदार कच्चा रास्ता है जिस पर बैलगाड़ी वगैरह चलती है, चलाते हैं बस्ती वाले। वो रास्ता कार के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसी रास्ते से मैं आया था। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहीं से कार निकालनी पड़ेगी। अगर कार में टूट फूट हो गई तो कार वहीं छोड़कर पैदल ही चलना होगा। देवराज चौहान खिड़की से बाहर देखने लगा। कार बस्ती से बाहर आ गई थी। यहां से दिल्ली पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे, महाजन ने कहा और टांगों में फंसा रखी बोतल से घूंट भरा। दिल्ली नहीं, मुंबई। लेकिन मैंने तो दिल्ली जाना है। महाजन के माथे पर बल पड़े। तुम मेरे साथ मुंबई चलोगे? वहां वानखेड़े तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में। वानखेड़े का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ होता है। फिलहाल इन दिनों वो मुंबई में है। लेकिन मैं खामखा मुंबई तक की दौड़ ही क्यों लगाऊं? क्योंकि मैं कह रहा हूं। कोई एतराज? देवराज चौहान ने उसे देखा। ऐतराज तो ढेर सारा था महाजन को, लेकिन मुंह से कैसे कहता। वो जानता था कि इस वक्त वही होगा जो देवराज चौहान चाहेगा। के इंकार पर कैसी भी गड़बड़ हो सकती थी। ठीक तभी पीछे वाली सीट पर कुछ आहट सी महसूस हुई। दोनों ने फौरन पीछे देखा। पीछे वाली सीट पर लेटा हंसराज अब उठकर बैठ गया था। कौन है ये? महाजन के होंठों से निकला। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम? हाँ, हंसराज मुस्कुराया। मैं तुम्हें खतरे में अकेले कैसे जाने देता? जब तक तुम केशवपुरम से बाहर नहीं निकल जाते तब तक तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। जबरदस्ती की सुरक्षा? ऐसा ही समझ लो। तुमने मेरी जान बचाई थी। हंसराज ने हाथ ऊपर किया तो उसके हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आई। किसी का किया मैं नहीं भूलता। जबरदस्ती का ग्राहक लगता है, महाजन बड़बड़ा उठा। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारी जरा भी जरूरत नहीं। देवराज चौहान उसकी आंखों में झांक कर बोला। अब मेरा कोई भी दुश्मन नहीं रहा जो मेरी जान लेना चाहता हो। दुश्मन का क्या पता, हंसराज हौले से हंसा। कब कहां पैदा हो जाए। चिपकू लगता है। बड़बड़ाने के साथ ही महाजन ने बोतल से घूंट भरा। मुझे लगता है तुम्हें तब सोमा से बचाकर मैंने गलती की थी, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। पहली बार तुमने सही बात कही है। हंसराज इस बार तीखे अंदाज में हंसा। क्या चाहते हो? देवराज चौहान का स्वर सपाट हो गया। लाखों रुपया जो तुम्हारे पास है।
हंसराज का रिवॉल्वर वाला हाथ उठा और नाल देवराज चौहान की गर्दन पर जा टिकी। लाखों रुपया? महाजन के होठों से निकला। इसके पास। देवराज चौहान की आंखों में मौत की ठंडक उभरी। दौलत का इतना भी लालच नहीं करते कि जान जाने का खतरा सिर पर आ जाए। देवराज चौहान की आवाज में सर्द भाव थे। ठीक यही होगा कि रिवॉल्वर जेब में डालो और कार से उतर जाओ। हंसराज ने रिवॉल्वर का दबाव बढ़ा दिया। मैं तब से ही तुम्हारे पीछे हूं जब तुमने केशवपुरम में प्रवेश किया था। इतना वक्त मैंने खामखा बर्बाद नहीं किया कि कार से उतर जाऊं। वो लाखों रुपया मेरे हवाले करो, वरना। हंसराज की आवाज में ढेर सारी दरिंदगी भर आई थी। सोमा के पास पहुंचा दूंगा। मैं शुरू से ही जानता था कि तुम रुपया पाने के लिए ही मेरे पीछे हो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तभी महाजन बोल उठा। ओए, तेरे को ट्रिगर दबाना आता है? नहीं, तेरे से सीखूंगा अभी। हंसराज कड़वे स्वर में कह उठा। मैं सिखाता हूं, सीख। महाजन ने जल्दी से कहा। नाल बिल्कुल ठीक जगह लगाते हैं, गर्दन पर। तब तेरे को ट्रिगर दबाना है। सोचता क्या है, दबा दे, देर मत कर। इसने वो लाखों रुपया मेरे हवाले नहीं किया तो वो भी दब जाएगा, हंसराज ने क्रूर स्वर में कहा। सीधी तरह बोल, रुपया मेरे हवाले करता है या चलाऊं गोली? ठीक तभी खड्डा आया। कार उछली, जोरों से हिली। हंसराज खुद को संभाल न सका और उसका मुंह आगे वाली सीट की पुश्त से जा टकराया। रिवॉल्वर की नाल गर्दन से हट गई। उसी पल देवराज चाहन के हाथ का पंजा हंसराज के रिवॉल्वर वाले हाथ पर जा टिका। हंसराज ने दांत किटकिटाकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, परंतु वह हाथ छुड़ाने तो क्या, ट्रिगर दबाने की स्थिति में भी नहीं था। देवराज चाहन की आंखों में मौत की ठंडक थी। फंस गया साला, महाजन मुंह बनाकर बड़बड़ाया और घूंट भरा। गड्ढे ने सब गड़बड़ कर दिया। और मेरा हाथ, हंसराज गला फाड़कर चीखा। रामजादे छोड़। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और बाजी पलट जाने का डर और खौफ भी। देवराज चौहान ने दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकाली और हाथ पीछे करके उसकी नाल हंसराज के माथे पर रख दी। हंसराज का चेहरा दहशत से भर गया। मेरी कार खराब मत करना, महाजन जल्दी से कह उठा। रिवॉल्वर छोड़ दे। देवराज चौहान की आवाज में मौत के सर्द भाव आ गए थे। खौफ में डूबे हंसराज ने फौरन अपनी रिवॉल्वर छोड़ी, जो कि देवराज चौहान के हाथ में आ गई। साथ ही भय से थरथराते स्वर में कह उठा। मुझे मत मारना, गोली मत चलाना। कार रोक। देवराज चौहान के रिवॉल्वर की नाल अभी तक हंसराज के माथे पर थी। महाजन ने कार रोकी। उतर। देवराज चौहान का इशारा पाकर हंसराज ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला, बाहर निकला और पूरी ताकत के साथ भाग खड़ा हुआ। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर वाला हाथ खिड़की से बाहर निकाला और ट्रिगर दबा दिया। फायर की तेज आवाज के साथ दौड़ते हंसराज की खोपड़ी टूट फूट कर बिखरती चली गई। मिल गया लाखों रुपया, महाजन बड़बड़ाया। घूंट भरा और कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान सीधा होकर बैठा। रिवॉल्वरें जेबों में पहुंच गई थी। चेहरे का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा था। नई सिगरेट सुलगाकर उसने कश लिया। तुम्हारे पास लाखों रुपया है? एकाएक महाजन ने पूछा। तुम्हें भी चाहिए? तुम्हारे पास लाखों रुपया है? एकाएक महाजन ने पूछा। तुम्हें भी चाहिए? देवराज चौहान का स्वर सपाट था। नहीं नहीं, महाजन ने मुंह बनाया। मैं तो मरने वाले की ये खबर पक्की कर रहा था कि तुम्हारे पास वास्तव में लाखों रुपया है, या फिर वो धोखे में ही अपनी जान गंवा बैठा। देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। अगला दृश्य।
3 दिन का लंबा रास्ता तय करने के बाद कार मुंबई की सीमा में प्रवेश कर गई। सारे रास्ते महाजन ने ही ड्राइव किया था। देवराज चौहान की कार की बॉडी में तो सोमा और उसके साथियों द्वारा चलाई गई गोलियों से ढेरों छेद हो गए थे। उसे इस्तेमाल करना बेकार था। देवराज चौहान ने देवराज चौहान से नीलू महाजन सारा मामला जान चुका था। तुमने पूरे 1 करोड़ का नुकसान कर दिया। नीलू महाजन गहरी सांस लेकर कह उठा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। अब सोनिया का क्या करोगे? उसे गंगाराम से कैसे बचाओगे? इन बातों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तो मेरा किस बात से वास्ता है? इंस्पेक्टर वानखेड़े के सामने तुमने सिर्फ सच बताना है। सच सुनकर तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेगा। मेरी मौजूदगी में वो तुम पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा। महाजन गहरी सांस लेकर रह गया। पहला फोन बूथ नजर आने पर देवराज चौहान ने कार रुकवाई। मैं फोन करके आता हूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार की चाबियां निकाल ली। ये क्या? कार की चाबियां क्यों निकाली? तुम चलते ना बनो इसलिए। ऐसा कुछ करना होता तो मैं बस्ती से ही खिसक जाता। मेरे पास वक्त था, मौका था। वहां बात और थी। मैं बीच रास्ते में तुम्हें कहीं भी घेर सकता था, लेकिन मुंबई की सड़कों पर तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान कार से निकलकर बूथ की तरफ बढ़ गया। वानखेड़े को फोन करके देवराज चौहान बूथ के बाहर ही खड़ा हो गया और सिगरेट सुलगा ली। सुबह का वक्त था। ट्रैफिक न के बराबर आ जा रहा था। महाजन बाहर निकलकर उनके उसके पास पहुंचा। यहां क्यों खड़े हो? लंबी ड्राइविंग से मेरा बुरा हाल हो रहा है। वानखेड़े आ रहा है। वो पुलिस वाला? महाजन के होठों से निकला। तेज पुलिस वाला है। उससे तुम्हारा कुछ खास है? पुलिस वालों से मेरा खास तो क्या आम भी नहीं होता। महाजन उखड़े अंदाज में वापस कार में पहुंचा और बोतल निकालकर घूंट भरा। आधे घंटे में वानखेड़े पुलिस कार पर वहां आ पहुंचा। कहाँ थे तुम इतने दिन? गंगाराम की बेटी के बारे में इसी काम पर लगा हुआ था। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इतने दिन से यही काम कर रहे थे? वानखेड़े ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ। सोनिया का क्या हुआ? नहीं मिली वो? उसकी बात बाद में करना, देवराज चौहान ने कहा। पहले उसकी सुन लो। वानखेड़े की गर्दन घूमी। महाजन कार से निकलकर उसकी तरफ बढ़ाया। वानखेड़े के वानखेड़े के चेहरे पर हैरत का समंदर नाच उठा। तुम? हक्के बक्के से वानखेड़े के होठों से निकला। हाँ, मैं। महाजन ने शराफत से सिर हिलाकर कहा। मेरा मतलब है तुम तो मोना चौधरी के साथी हो। वानखेड़े का सिर घूम रहा था। हाँ, हूँ। देवराज चौहान के साथ कैसे? जबरदस्ती का सौदा है। पकड़ रखा है इसने मुझे। अब इससे मेरा क्या मुकाबला? बेबी पास होती तो नजारा ही कुछ और होता। मैं यहीं खड़ा हूं, बुला ला उसे। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। कब तक खड़े रहोगे? वो तो दिल्ली में, आने में वक्त लगेगा। महाजन ने जल्दी से कहा। समझ में नहीं आता कि तुम और बेबी एक दूसरे का नाम सुनकर गर्म क्यों हो जाते हो। काम की बात करो। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से उसे देखा। महाजन ने इस बार चुप रहना ही ठीक समझा। वानखेड़े को गंगाराम मुल्तानी के बारे में बताओ। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ इसी बात के कारण इसने मेरी गर्दन पकड़ रखी है। महाजन ने वानखेड़े से कहा। गंगाराम मुल्तानी? समझा नहीं। वानखेड़े ने उलझन भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। इसकी सुनो। इंस्पेक्टर साहब, गंगाराम मुल्तानी ने मुझे 1 करोड़ की सुपारी दी थी धनराज की हत्या करने के लिए। कौन धनराज?
जिसने उसकी बेटी सोनिया का अपहरण किया था, उसका कहना था कि धनराज ने सोनिया का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है, इसलिए धनराज को जिंदा नहीं छोड़ना है। ये बात सोनिया के अपहरण से अगले दिन की है। महाजन ने कहा तो वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। अपहरण से अगले दिन? हाँ। और अपहरण के कई दिन बाद गंगाराम मुल्तानी ने मेरी तरफ इशारा कर दिया कि मैंने उसकी बेटी का अपहरण किया है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर वानखेड़े से कहा, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि अपहरण करने वाला धनराज है। ये बात उसने पुलिस को भी नहीं बताई। वानखेड़े उलझन में था। वो अभी भी मामले को ठीक तरह समझ नहीं पा रहा था। कमाल है, वानखेड़े के होठों से निकला। गंगाराम मुल्तानी ने ऐसा क्यों किया? वो मैं बताऊं? महाजन बोला। देवराज चौहान ने महाजन को घूरा। मैं बता नहीं रहा, तुमसे पूछ रहा हूं, जल्दी से कहते हुए महाजन मुस्कुराया। तुम जाओ। मतलब कि मेरा काम खत्म? देवराज चौहान महाजन को घूरता रहा। वानखेड़े अभी तक अजीब सी हालत में खड़ा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि फोन सुनते ही नींद से उठकर सीधा दौड़ता चला आया था। बाय बाय। महाजन कार की तरफ बढ़ा। टाटा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। कार की चाबी? महाजन कार के पास पहुंचकर रुका। देवराज चौहान ने कार की चाबी उसकी तरफ उछाल दी। महाजन ने चाबी पकड़ी, कार में बैठा और कार स्टार्ट की। खुली खिड़की से देवराज चौहान को देखता हुआ बोला, बेबी को बताऊंगा कैसे तुमने डंडा देकर जबरदस्ती मुझे अपने साथ रखा। इसके साथ ही महाजन ने कार आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान और वानखेड़े कार को जाता देखते रहे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं कि वानखेड़े ने कहना सा चाहा। महाजन की बात सुनी? हाँ। उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ गई? हाँ। बाकी सब कुछ मैं बताता हूँ। सुनने के बाद बचा खुचा हिसाब तुम लगा ही लोगे। सब कुछ सुनने के बाद वानखेड़े के चेहरे पर अविश्वास के भाव स्पष्ट दिखने को मिले। मैं नहीं मान सकता कि गंगाराम मुल्तानी अपनी ही बेटी की हत्या करना चाहेगा। वानखेड़े की बात पर देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। जो भी ये बात सुनेगा यही कहेगा। तुम मानते हो कि गंगाराम मुल्तानी ने ऐसा ही किया होगा? वानखेड़े ने अजीब से हालत में सवाल किया। मुझे इस बात से कोई वास्ता नहीं कि किसने क्या किया। मैंने ये साबित करना था कि सोनिया के अपहरण से मेरा कोई वास्ता नहीं। महाजन की बात से ये बात साबित हो गई है। मेरे साथ चलो। धनराज के घर में मौजूद सोनिया से भी बात कर लेते हैं। 2-3 सप्ताह में धनराज वापस लौट आएगा तो उससे भी सब कुछ जान लेना। गंगाराम मुल्तानी के झूठ ने मेरा बहुत वक्त खराब किया है। अगला दृश्य। दरवाजा खोलने वाली धनराज की मां थी। देवराज चौहान ने उसे बताया कि उसे धनराज ने भेजा है। वो अभी कुछ दिन बाद आएगा। इसके साथ ही उसने सोनिया से मिलने को कहा। धनराज की मां की आवाज मारने से पहले ही 28 वर्षीय युवती ने भीतर प्रवेश किया। उसके बाल गीले थे। वो नहाकर आई थी। उन दोनों को देखकर ठिठकी। घबराओ मत, धनराज की मां ने कहा। इन्हें धनराज ने भेजा है। फिर भी वो उन्हें शक भरी निगाहों से देखती रही। धनराज ने बताया कि तुम्हारे पिता ने उसके द्वारा तुम्हारा अपहरण करवाकर तुम्हें जान से मारना चाहा। देवराज चौहान ने पूछा। आप लोग कौन है? सोनिया ने शक भरे स्वर में पूछा। मैं वो इंसान हूं जिस पर तुम्हारे पिता तुम्हारे अपहरण का इल्जाम लगा रहे हैं। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। और ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तुम्हारे अपहरण का केस यही देख रहे हैं। सोनिया कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे स्वर में कह उठी। आपने मेरा अपहरण नहीं किया, धनराज ने किया था। मुझे मारकर मेरी जान लेनी चाहिए, लेकिन धनराज ने मुझे बचा लिया। मेरे पिता ने ही मेरा अपहरण करवाया था। और फिर गोली।
अच्छा, ये लाइन बीच से कहीं आ गई है। आपने मेरा अपहरण नहीं किया, धनराज ने किया था। मेरे पिता ने ही मेरा अपहरण करवाया था और फिर गोली मारकर मेरी जान लेनी चाहिए, लेकिन धनराज ने मुझे बचा लिया। तो तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो? वानखेड़े बोला। पुलिस के पास क्यों नहीं आई? मेरे पिता रसूख वाले हैं। वो मेरी बात को आसानी से झूठा कर देते, उल्टे मुझे ही फंसा देते। ऐसा कुछ नहीं होता। वानखेड़े खुद को अजीब सी स्थिति में फंसा महसूस कर रहा था। तुम्हारे पिता तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते हैं? मैं नहीं जानती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तो इतना घबराई हुई हूं कि जब से यहां आई हूं बाहर ही नहीं निकली। हिम्मत ही नहीं हुई। सोनिया का सर भर्रा उठा था। देवराज चौहान ने वानखेड़े को देखा। अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वानखेड़े ने गंभीर स्वर में सोनिया से कहा। किसी की पहुंच कहीं तक भी हो, लेकिन कानून जितने लंबे हाथ किसी के भी नहीं होते। तुम यहीं रहो। मैं तुमसे 2-3 घंटे बाद आकर मिलता हूं। तुम्हारी जान को अब कोई खतरा नहीं है। सहमी सी सोनिया ने सहमति में सिर हिला दिया। देवराज चौहान और वानखेड़े बाहर निकले। मेरा काम खत्म, देवराज चौहान बोला। अब नहीं, तुम्हें मेरे साथ गंगाराम मुल्तानी के पास चलना होगा, वानखेड़े ने कहा। तुमने धनराज से बात की है, इसलिए गंगाराम से तुम ठीक ढंग से बात कर सकते हो। कई बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि उसने तुम्हारी तरफ उंगली क्यों उठाई। इन सब बातों से अब मेरा कोई वास्ता नहीं। मत भूलो कि तुम कानून वाले हो और मैं कानून तोड़ने वाला। झूठे जुर्म का दाग मैंने अपने सिर से उतारना था, उतार दिया। बस। कानून की खातिर नहीं सही, मेरी खातिर तो मेरे साथ चल सकते हो। हम दोनों में कानून को लेकर दुश्मनी है, जाति तौर पर तो हम में कोई दुश्मनी नहीं। ये बात तुम ही कई बार कह चुके हो। अगर हम में दुश्मनी होती तो तुम कब के मेरी जान ले चुके होते। 2-3 बार तुमने खुद मेरी जान बचाई है, इंसानियत के नाते, पुलिस वाला होने के नाते नहीं। तुम कानून तोड़ते हो और तुम्हें पकड़ना मेरा फर्ज है। जिस तरह मैं इस वक्त इस बात को भूला हुआ हूं, थोड़ी देर के लिए तुम भी भूल जाओ। देवराज चौहान कई पलों तक सोच भरी निगाहों से वानखेड़े को देखता रहा, फिर हौले से सिर हिला दिया। धनराज ठीक कहता है। गंगाराम मुल्तानी देवराज चौहान और वानखेड़े को देख गंगाराम मुल्तानी ने वानखेड़े और देवराज चौहान को देखा। ठीक कहता है वो। उसका एक एक शब्द सही है। देवराज चौहान और वानखेड़े की नजरें मिली। कम से कम उन्हें ये उम्मीद तो नहीं थी कि गंगाराम मुल्तानी बिना किसी हील हवाली के ये बात स्वीकार कर लेगा। तो तुम ये मानते हो कि धनराज से अपनी बेटी का अपहरण करवाकर तुमने उसकी हत्या की कोशिश की? वानखेड़े के अजीब से वानखेड़े के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ। अगर वो हरामजादा हीरो ना बनता तो मैं अपनी कोशिश में सफल हो गया होता। गंगाराम मुल्तानी ने दांत भींच कर कहा। कोई बात नहीं, कब तक बचेगी वो कमीनी। वानखेड़े के माथे पर बल पड़ाए थे। तो फिर मैं आपको अपनी बेटी के अपहरण और हत्या की कोशिश के लिए गिरफ्तार। जाओ इंस्पेक्टर जाओ, गंगाराम मुल्तानी कड़वे स्वर में बोला। कानून का रौब किसी और को जाकर दिखाना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि तुम गंगाराम मुल्तानी से बात कर रहे हो। गुस्से से वानखेड़े का चेहरा सुर्ख हो गया। देवराज चौहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। वानखेड़े, अगर यही बात मेरे जैसे लोग सड़क पर खड़े होकर पुलिस वाले से कहें तो तुम उन्हें तलाश करने लगोगे, पकड़कर बंद कर दोगे। अब इस सफेद पोश को क्या कहोगे? इनसे तो हम ही अच्छे हैं जो कहकर काम करते हैं। तुम कानून को चैलेंज कर रहे हो? वानखेड़े ने दांत भींचकर गंगाराम मुल्तानी से कहा। हाँ, कर रहा हूं, गंगाराम मुल्तानी ने खा जाने वाले स्वर में कहा। क्या कर लोगे तुम मेरा? मैंने अपनी बेटी का अपहरण करवाया। सबूत है तुम्हारे पास? मैंने अपनी बेटी की हत्या की करने की कोशिश की। साबित कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते तुम।
चले जाओ यहां से। अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं देखना चाहता। वानखेड़े ने खुद को सबूतों के हाथों मजबूर महसूस किया। उसके पास गंगाराम मुल्तानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, और मामला ऐसा था कि बचे कुछ सबूतों को वो अपनी दौलत के दम पर आसानी से मिटा सकता था। सोनिया लाख कहती रहे, उसके पिता ने उसकी जान लेने की कोशिश की। फिर धनराज द्वारा दी गई गवाही भी कानून के सामने फीकी रहेगी, क्योंकि वो खुद मुजरिम है। गंगाराम मुल्तानी के पास बचने के ढेरों रास्ते हैं। वानखेड़े ने खुद को संभाला। वो समझ गया कि गंगाराम मुल्तानी कोई बेवकूफ इंसान नहीं है। इसने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया है। वो कोई ऐसा रास्ता सोचने लगा कि गिरफ्तार होने के बाद वो खुद को बचा ना सके। हैरानी है कि तुम अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश। वानखेड़े बोला, इसमें हैरानी की क्या बात है? वो मेरी जान लेने की कोशिश कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? गंगाराम मुल्तानी ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। एक बार उसने मेरी नींद की सारी गोलियां दूध में डाल दी कि दूध पीकर ऐसी आंखें बंद करूं कि फिर उठ ही ना सकूं। ये तो अच्छा हुआ कि नींद की दवा की खाली शीशी पर मेरी नजर पड़ गई। वही दूध अपने कुत्ते को पिलाया तो ऐसा लेटा कि उठ नहीं सका। देवराज चौहान एकटक गंगाराम मुल्तानी के सुलगते चेहरे को देखे जा रहा था। दूसरी बार मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, लेकिन मैंने जल्दी से रेलिंग पकड़ ली। किस्मत अच्छी थी कि रेलिंग पर हाथ पड़ गया, नहीं तो मैं लद गया था। बाद में बहाना मारने लगी कि गलती से मुझसे टकरा गई। कमीनी। मैं नहीं मानता कोई बेटी ऐसा कर सकती है, वानखेड़े ने सख्त स्वर में कहा। तुम्हारे मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्पेक्टर, गंगाराम मुल्तानी ने पूर्वत स्वर में कहा। एक बार खाने में जहर मिला दिया। किस्मत अच्छी रही कि खाना शुरू करने से पहले ही मेरा पुराना दोस्त आ गया। मजाक में बोला कि अब तो ये खाना मैं खाऊंगा, और उसने खाना शुरू कर दिया। बातें करते हुए उसने थोड़ा सा ही खाना खाया था कि मुंह से खून निकला और मर गया। उसने मेरी मौत अपने सर ले ली। मैं फिर कहता हूं कि मैं नहीं मानता, वानखेड़े बोला। तुम झूठ बोल रहे हो, अपने जुर्मों पर पर्दा डाल रहे हो। एक बेटी बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। कर सकती है, अगर उस पर राजेश नाम के हरामजादे का भूत सवार हो, उसके पीछे हाथ हो उसका। क्या मतलब? वानखेड़े के होठों से निकला। एक आवारागर्द है, कुत्ता है, राजेश नाम है उसका। उसने सोनिया पर जाने क्या जादू कर रखा है कि उससे शादी करने की जिद किए बैठी है। और मैं जानता हूं वो लफंगा मेरी जायदाद पर नजर रखता है। दोनों ने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी शादी के लिए हाँ कर दूं, लेकिन मैं कैसे हाँ कर दूं? एक कुत्ते के हाथों अरबों का बिजनेस कैसे सौंप दूं? वो धंधे की पैदाइश है। उसकी माँ भी धंधा करती थी। उसका बाप कौन है मालूम नहीं। गंगाराम मुल्तानी ऐसे इंसान को अपना दामाद बनाए, ये हो ही नहीं सकता। सोनिया पागल हुई पड़ी है उसके लिए। मैंने बोला अगर मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की तो अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, सब कुछ दान कर दूंगा। तो उसके बाद मेरी जान लेने की कोशिशें शुरू हो गई। ऐसी औलाद को खत्म कर देना ही ठीक, जो आशिक को पाने के लालच में बाप की जान लेना चाहे। इससे पहले कि वो मुझे मारे, मैं ही उसे क्यों ना खत्म कर दूं। वही मैंने किया। कोशिश पूरी नहीं हुई, लेकिन कब तक बचेगी वो पागल है, पागल। और पागल को खुला छोड़कर मैं अपनी नींद हराम नहीं करना चाहता। ऐसा है? ऐसा है तो तुम्हें प्यार से अपनी बेटी को समझाना। प्यार से समझाने का ही ये सब नतीजा है। पहले दिन गर्दन तोड़ देता तो सब ठीक रहता। लोग कहीं ना कहीं से गिरकर गर्दन तड़वा बैठते हैं। एक गर्दन और सही। वानखेड़े ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम विश्वास करते हो उसकी बात पर? ये क्या जज लगा है जो इससे पूछ रहे हो? गंगाराम मुल्तानी कड़वे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और शांत स्वर में बोला, तुमने मुझे क्यों इस मामले में घसीटा? मैंने तुम्हें, मतलब कि देवराज चौहान को नहीं, एक आम इंसान को इस मामले में घसीटा था।
मैं चाहता था पुलिस को धनराज की खुशबू भी ना लगे, मामला दबा ही रह जाए। इसके लिए जरूरी था कि पुलिस को उलझाना, और उसके लिए जरूरी था यूं ही किसी को कह देना कि उसने मेरी बेटी का अपहरण किया है। ऐसे में पुलिस मेरी बात को झूठा कैसे मान सकती थी? पुलिस वाले तुमसे उलझकर भटक जाते और उधर धनराज को और सोनिया को खामोशी से खत्म कर दिया जाता। मुझे क्या मालूम था जिस इंसान को मामूली इंसान समझा वो देवराज चौहान निकलेगा। तुम्हारी तरफ इशारा करके गलती हो गई। तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मुझे नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी इस हरकत ने जानते हो मेरा कितना वक्त और पैसा बर्बाद किया है? देवराज चौहान ने कहा। जो पैसा बर्बाद हुआ है उसका डबल ले लो। अपने वक्त की भी कीमत ले लो। मैं तयशुदा रकम लेता हूँ, जो पहले तय हो जाती है। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से उसे देखते हुए कहा। बाद में रकम तय करना खैरात तय करने के बराबर है। तुमने मेरी तरफ इशारा करके जो हरकत की थी वो हरकत तुमसे अनजाने में हुई। अगर मेरे बारे में जानते हुए तुमने मुझे इस मामले में लपेटा होता तो तुम जिंदा न बचते। गंगाराम मुल्तानी कुछ न कह सका। देवराज चौहान पलटा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। तुम भी जाओ इंस्पेक्टर, गंगाराम मुल्तानी ने कहा। खुद को इस मामले से दूर कर लो। मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। सोनिया के अपहरण का ड्रामा मुझे इसलिए करना पड़ा कि कोई सोच भी ना सके कि मैंने ही सोनिया की जान ली है। खैर, कोई बात नहीं। अब कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करूंगा। ये सोचकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो कि कानून के हाथों से बच जाओगे। मेरी नजर तुम पर टिक चुकी है। तुम्हारा जुर्म मेरे सामने है। ऐसे में तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं है। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा सबूतों के साथ। हाँ हाँ, आना, जरूर आना। गंगाराम मुल्तानी नाम है मेरा। अरबपति हूँ। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत देखे हैं पुलिस वाले। खाने पीने का मामला है तो बोलो, कितने नोट चाहिए? पुलिस वाले तो तुमने बहुत देखे होंगे, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि मेरे जैसा नहीं देखा। वानखेड़े ने दांत भींचकर सुलगते स्वर में कहा और पलटकर बाहर निकलता चला गया। वानखेड़े बंगले से बाहर निकला तो देवराज चौहान को पुलिस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे पाया। गुस्से से तमतमाता हुआ वानखेड़े बगल में आ बैठा तो देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। ये बचने वाला नहीं है, वानखेड़े कड़वे स्वर में बोला। इसके हाथों में हथकड़ी मैं लगाऊंगा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। वानखेड़े काफी देर तक अपने आप में सुलगता रहा। कहाँ जा रहे हो? गुस्सा कुछ कम हुआ तो वानखेड़े के होंठों से निकला। कुछ देर खामोश रहो। देवराज चौहान ने जब कार धनराज के घर के पास रोकी तो वानखेड़े चौंका। यहाँ कहाँ? तुम तुम समझते हो कि बेटी वास्तव में अपने बाप की जान लेना चाहती थी? वानखेड़े के होंठों से निकला। देवराज चौहान कार का इंजन बंद करते हुए बोला। वानखेड़े, तुम्हारे पास कानून की आंख है, कानून का दिमाग है। तुम ऐसी बातों को एक हद से आगे नहीं सोच सकते, लेकिन मेरे पास जुर्म की आंख है। जुर्म की आंख कहां तक देख सकती है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन इतना जान लो कि इंसान जब गलत रास्ते पर चलना शुरू करता है तो वो रिश्ते, नाते, इंसानियत, दुनिया और कानून की हर चीज की परवाह छोड़ देता है। सिर्फ एक चीज की परवाह रहती है, जुर्म करने की। दिमाग पर ही रहता है। मकसद दिमाग पर ही रहता है। जुर्म करने वाले की आंख से देखो तो बाप बेटी के रिश्ते में खून खराबा मामूली बात है। मैं नहीं मानता। ये तुम नहीं, कानून की सोच कह रही है। अगर ऐसी बात है तो गंगाराम पुलिस में रिपोर्ट कर सकता था। और भी पचासों रास्ते थे। फिर उसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को क्यों मारना चाहा? वो पुलिस में जाकर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता होगा कि लोग कहेंगे उसकी कैसी गिरी हुई औलाद है। यही एक रास्ता उसे ठीक लगा होगा कि खामोशी से सोनिया को खत्म कर दे।
इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़े से बड़ा जुर्म करने को तैयार हो जाता है। यही गंगाराम ने किया। ये एक सामान्य बात है। ऐसी बातें आम होती रहती हैं और कानून के सामने भी आती हैं। उलझन में डूबे वानखेड़े से कुछ कहते न बना। वो दोनों कार से बाहर निकले। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो सोनिया क्या इस बात को मानेगी कि उसने अपने पिता की हत्या की कोशिश की है? मेरे ख्याल से इस मामले में कोई तीसरा कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं। कहने के साथ ही देवराज चौहान मकान की तरफ बढ़ गया। वानखेड़े उसके पीछे था। राजेश, सोनिया फोन पर खुशी भरे स्वर में कह रही थी। मजा आ गया। बाजी खुद ब खुद ही हमारे हाथ में आ गई। पुलिस को मालूम हो गया है कि पापा मेरी जान लेना चाहते हैं। अब तो वो और भी फंस गए। अब मुझे उनकी जान लेने की जरूरत नहीं। वो क्या, धनराज की माँ बाजार गई है। घर में कोई नहीं है। फिक्र मत करो, कोई नहीं सुन रहा मेरी बात। तो मैं कह रही थी अब हमारी शादी जल्दी होगी। पापा की अरबों की जायदाद भी हमारी होगी। तुम सिर्फ एक काम करो। पापा के कमरे के टेबल की ड्रॉअर में जो उनकी रिवॉल्वर होती है, रात को तुम किसी तरह बंगले में जाकर उनकी रिवॉल्वर से ही उन्हें गोली मार दो। रिवॉल्वर से उंगलियों के निशान साफ करके पापा की उंगलियों में रिवॉल्वर फंसा देना। फायदा फायदा ये होगा कि पुलिस समझेगी कि पकड़े जाने के डर से, बदनामी के डर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कि लोग क्या कहेंगे। बाप बेटी की जान लेना चाहता था। तुम तो जानते ही हो कि पापा को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ये बात उनकी पहचान वाले भी जानते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आज रात को तुम ये काम कर देना। उसके बाद तुम, मैं और अरबों की दौलत, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और राजेश, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी खुश हूं। हम जीत गए। ठीक है। रात पापा को गोली मारने के बाद फोन करना। बाय डार्लिंग। हंसते हुए कहने के पश्चात सोनिया ने रिसीवर रखा और हवा में उड़ने वाले अंदाज में घूमी। दूसरे ही पल उसके कदम जड़ हो गए। बिखरी खुशी हवा हो गई। गुलाबी रंग एकदम पीला पड़ गया। चमकती आंखों में खौफ आकर ठहर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे 20वीं मंजिल से नीचे धक्का दे दिया हो। खुले दरवाजे पर देवराज चौहान और वानखेड़े उसे देख रहे थे। एकाएक उसकी उम्र जैसे 10 साल आगे बढ़ गई थी। देवराज चौहान वहीं खड़ा रहा। होंठ भींचे वानखेड़े 2 कदम आगे बढ़ा। मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि एक औलाद, इकलौती औलाद, जो कि अपने पिता की मौत के बाद अरबों की मालकिन बन जाने वाली हो, उसे ऐसी क्या आफत आ गई कि अपने ही पिता की हत्या करके आनन फानन उस दौलत को हासिल करना चाहे। वानखेड़े ने सख्त किंतु जहरीले स्वर में कहा। सोनिया सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए पीछे हटी। तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर सच मानो तो मुझे शर्म आ रही है। वानखेड़े नफरत भरे स्वर में बोला। मैं मजबूर हूं। वो कांपते स्वर में कह उठी। दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं जो बेटी को इतना मजबूर कर दे कि वो बाप की जान लेने पर आमादा हो जाए। तुम वास्तव में घटिया और। राजेश ने मुझे अपने जाल में फंसा रखा है। वो कांपते स्वर में कह उठी। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। राजेश कॉलेज के वक्त का साथी है। उसने मुझे ड्रग्स का आदी बना दिया। जब तक वो मुझे ड्रग्स नहीं देता मैं एक कदम भी नहीं चल पाती, बोल नहीं पाती। बांस की बेजान पुतली बनकर रह जाती हूँ। मैं उसकी गुलाम हूँ, उसका खिलौना हूँ। नशे में उसने मेरी ऐसी ऐसी तस्वीरें उतार रखी हैं कि मैं खुद उन तस्वीरों को देख पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। नशे के दौरान ही उसने मेरी ब्लू फिल्में बनाकर विदेशों में बेची हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मेरे पिता की अरबों की दौलत जायदाद चाहता है। मुझे उसका साथ देना पड़ा। पापा शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो राजेश ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनकी जान लेने की कोशिश करूं। वो मुझे हथियार बनाकर मेरे पापा की दौलत का निशाना ले रहा है। अपने हथियार में वो मुझे गोली की तरह इस्तेमाल कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा को, पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकती। क्या बताऊं दुनिया को? अपनी नंगी तस्वीरें दिखाऊं? ब्लू फिल्में दिखाऊं? कुछ नहीं हो सकता। मैं तबाह बर्बाद हो चुकी हूं। मेरे लिए सिर्फ यही अच्छा है कि मैं राजेश की बात मान लूं, उसका साथ दूं।
मेरी आवारगी के चर्चे फैल गए तो पापा तो वैसे ही आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे में मैं उन्हें मारूं या वो बदनामी से मरें, क्या फर्क पड़ता है? उन्हें मरना तो हर हाल में लाजमी है। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने को भी, पापा को भी। कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बुत की तरह खड़ी कहे जा रही थी, जैसे अपनी सफाई दे रही हो। शायद दुनिया की सबसे जलील औलाद हूं, जो अपने पापा की जान। नहीं, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में टोका। तुमसे भी जलील औलादें हैं दुनिया में। पीले फीके बेजान से चेहरे पर नजर आ रही आंखों से, बुझी आंखों से देवराज चौहान को देखने लगी। वानखेड़े का मस्तिष्क तो ये सब सुनकर हवा में उड़ रहा था। तुम ठीक कहती हो कि तुम तबाह हो चुकी हो। अगर तुम्हारी ब्लू फिल्में बाजार में ना बिकी होती तो शायद सब ठीक हो सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन किसी ने पहचान लिया कि ब्लू फिल्म में तुम हो, गंगाराम मुल्तानी की बेटी हो, उस दिन तुम्हारे बाप की इज्जत का जो ढांचा खड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम तो नहीं, लेकिन पापा बच सकते हैं। देवराज चौहान का स्वर सपाट ही था। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सोनिया के होंठ मशीनी अंदाज में हिले। रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम जब तक जिंदा रहोगी अपने को और बर्बाद करती रहोगी। देर सवेर में बात खुलते ही तुम अपने बाप को भी ले डूबोगी। लेकिन जब कोई मर जाता है और बाद में मालूम होता है कि वो कितना बुरा था, या फिर उसने कितनी गलत बात की, तो तब उसके द्वारा की गई हरकतों की तरफ खास तवज्जो नहीं दी जाती। एक दो दिन बाद चर्चा में रहकर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अगर वास्तव में तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और अपने पिता का भला चाहती हो, तो अपने को खत्म कर लो। जब तुम ही नहीं रहोगी फिर तुम्हारी हरकतों को कोई बढ़ावा नहीं देगा। लोगों द्वारा तुम्हारे पिता को सहानुभूति मिलेगी, जिसके सहारे वो जिंदा रह सकेंगे। वो सूनी सूनी निगाहों से देवराज चांद को देखती रही। ये कैसी सलाह दे रहे हो? वानखेड़े हड़बड़ाया। पागल हो गए हो क्या? देवराज चौहान का चेहरा पत्थर की तरह सपाट था। नजरें सोनिया पर थी। उसने पास खड़े वानखेड़े की बांह पकड़ी और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर सोनिया की तरफ उछाल दी, जो कि सोनिया के जिस्म से टकराकर तेज आवाज के साथ नीचे जा गिरी। बेवकूफ! वानखेड़े ने नीचे पड़ी रिवॉल्वर पर झपटना चाहा, परंतु वो आगे न बढ़ सका। देवराज चौहान ने उसकी बांह सख्ती से थाम रखी थी और उसे खींचते हुए दरवाजे से बाहर लेता चला गया। वानखेड़े ने खुद को छुड़ाने वानखेड़े ने खुद को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सका। देवराज चौहान के चेहरे पर वही सपाट ठंडे भाव नजर आ रहे थे। मुझे छोड़ो, बेवकूफ, ये तुमने क्या किया? वानखेड़े दांत भींचे गुस्से से गुर्राया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अगर वो भी तुम्हारी तरह पागल हुई और उसने खुद को गोली मार ली तो मैं। वो अब इस काबिल नहीं रही कि समाज में इज्जत से रह सके। अगर गंगाराम मुल्तानी जैसे मशहूर इंसान की बेटी ना होती तो शायद उसके किए धरे की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अब वो। तभी गोली चलने का तेज धमाका हुआ, जो उसी मकान से आया था। उसी पल देवराज चौहान ने वानखेड़े की बांह छोड़ दी। वानखेड़े बदहवास सा पलटा और तेजी से मकान की तरफ दौड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही ठिठक गया। पल भर के लिए आंखें बंद कर ली। सोनिया ने सिर पर रिवॉल्वर की नाल रखकर गोली चलाई थी। नीचे पड़ी उसकी लाश का चेहरा बिखरा बिखरा लग रहा था। गुस्से में तपते वानखेड़े ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और पलटकर बाहर की तरफ बढ़ा, जहां देवराज चांद को छोड़कर आया था। हर तरफ नजर मारी, उसे ढूंढा, तलाशा, परंतु देवराज चौहान कहीं भी नहीं था। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कहानी थी देवराज चौहान सीरीज की हथियार। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी बताइएगा। और देवराज चौहान ने जो सॉल्यूशन सुझाया है वो भी बताइएगा। मैसेज ठीक है, लेकिन गलत भी है।
बच्चों को माँ-बाप जब तक ठीक से सँभाले ना, ऐसा हो जाता है। ख़ैर, आप लोग अपनी-अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं फिर हम किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।